नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय शर्मा और अरुण साव बने उप मुख्यमंत्री। रायपुर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा बने उप मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। कहा, डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ करेगी काम और गढ़ेगी विकास के नए प्रतिमान। राजस्थान में भी नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को दिलाई जाएगी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदने वाले दोनों आरोपी पकड़े गए। स्पीकर ओम बिरला द्वारा बुलाई गई बैठक समाप्त। मामले की जांच के दिए गए आदेश। महादेव बेटिंग ऐप मामले में आरोपी रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया। ईडी की अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की गई कार्रवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 को किया पेश। वहीं राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। और संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। रायपुर में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के पद की उन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। और छत्तीसगढ़ से पहले डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल ने मोहन यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। वहीं राजेंद्र शुक्ला को भी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। राजेंद्र शुक्ला मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से आते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में रीवा सीट से जीतकर राजेंद्र शुक्ला लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग भी शामिल हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी एवं राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई।
मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी और विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। इस अवसर पर यहां के अपने सभी परिवारजनों को भी मैं ये भरोसा देता हूं कि भाजपा सरकार आपके जीवन को आसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण करने के बाद महाकाल मंदिर में महाकाल भगवान का आशीर्वाद लेने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने महाकाल के दर्शन के साथ पूजा अर्चना की। राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण 15 दिसंबर को होगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर राजस्थान में भी भाजपा ने नए चेहरे पर भरोसा जताया है। जयपुर में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लग गई। पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा 15 दिसंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही भाजपा ने राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम के नाम की भी घोषणा की है। इनमें जयपुर के विद्याधर नगर की विधायक दिया कुमारी और दूदू विधायक प्रेमचंद बैरवा शामिल हैं। राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। पार्टी ने 115 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं 69 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए। जब यह घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मॉग था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को भी ट्रांसपोर्ट भवन के सामने स्थानीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने घटना की जांच के लिए आदेश दिए हैं। स्पीकर ने कहा कि आज की घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष के जरिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। और संसद में हुई घटना पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि सदन में कूदे दोनों व्यक्ति और सदन से बाहर पकड़े गए दोनों 2 लोग हैं। जल्द ही मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी सबके सामने रखी जाएगी। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। जो प्रारंभिक जांच आए वह दोनों लोग पकड़ लिए गए हैं, उनकी सारी सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जो 2 लोग बाहर थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 22वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने शहीद विजयेंद्र सिंह के पौत्र से उनका हालचाल जाना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 पेश किया। राज्यसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2023 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गए। राज्यसभा में केंद्रीय अनुसूचित जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि भारत सरकार विश्वविद्यालयों के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं निचले स्तर पर एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। जहां हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के माध्यम से उस शिक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं कि तमाम जनजाति क्षेत्र के जनजाति समुदायों के विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए वो इन सारे विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे। वहीं बुनियादी ढांचा को भी मजबूत करने के लिए एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जैसे 740 पूरे देश भर में विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन सारे विश्वविद्यालय में पढ़ने का अवसर देने के लिए खोला जा रहा है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को संवैधानिक रूप से वैध बताने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी खुशी का माहौल है। पनुन कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चुंगू ने कहा है कि फैसले ने सभी के लिए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर पूरी तरह से और अक्षरशः लागू होता है। उन्होंने कहा कि फैसले से अपने ही देश में पलायन का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। भगवान का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक क्लियर अनएम्बिगुअस एक जजमेंट दे दिया और 3-4 बातों को ख़त्म कर दिया। एक कि भाई आर्टिकल 370 का अब्रोगेट करना परफेक्टली लीगल है। दूसरा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनल सॉवरेंटी ये कोई है नहीं है। जम्मू कश्मीर भारत का वैसे ही एक अभिन्न अंग है, टेरिटोरियली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली जैसे किसी कोई और स्टेट है। और तीसरी बात, इस जजमेंट के आयाम में जिसको खासतौर से एक्सप्रेस किया जस्टिस कोर्ट
पोल ने, उन्होंने इस बात को माना कि वो माइग्रेशन वहाँ पे ये फोर्स्ड माइग्रेशन थी कश्मीरी पंडितों की, और वहाँ से जो निकल के आए हैं वो कोई वॉलंटरी माइग्रेशन करके नहीं आई हैं। इससे एक रास्ता साफ हो गया कि भारत सरकार क्लियरली आप ये स्टैंड ले ले कि कश्मीरी हिंदू का जिनोसाइड वहाँ पे हुआ है और हमको जिनोसाइड का रिवर्सल करने के लिए जो काम करने वो करने चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के फैसले को सही ठहराने के बाद से ओआईसी की प्रतिक्रियाओं को भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी महासचिव कार्यालय के ऐसे बयानों को खारिज करता है। अरिंदम बागची ने मीडिया को बताया कि यह सूचना गलत है और गलत इरादे वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयान ओआईसी की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का कहना है कि इतिहास देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ने देश को जो घाव दिए, इतिहास उसका गवाह है। इतिहास कभी नेहरू जी को माफ़ नहीं करेगा, कांग्रेस पार्टी को माफ़ नहीं करेगा। जो गलतियां उन्होंने की, देश ने बड़ा खामियाजा भुगता है। केवल एक राज्य की जिम्मेदारी उन्होंने अपने जेब पे ली थी, बाकी सब तो सरदार पटेल जी ने कर दिया था। 553 से ज़्यादा रियासतों को भारत में विलय करके मजबूत भारत बनाने की नींव सरदार पटेल जी ने रखी थी। राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल जी, क्या ये 45,000 लोगों की जो मौतें हुई, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हो? जवाब दो। कांग्रेस अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय इतिहास को ना कोसें। इतिहास गवाह है कि जितने जख्म इस देश को कांग्रेस ने दिए हैं, केवल राजनीतिक सुख प्राप्त करने के लिए और कई और कारणों से, वो देश कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी, जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के सह संस्थापक रवि उप्पल को संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दुबई पुलिस ने यह कार्रवाई ईडी के अपील पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर की है। सूत्रों के मुताबिक रवि उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई से गिरफ्तार किया गया था और ईडी के अधिकारी उसे भारत भेजने के लिए दुबई के अधिकारियों के संपर्क में हैं। उप्पल के खिलाफ छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस जांच कर रही है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। रवि महादेव ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरव चंद्राकर का सहयोगी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी द्वारा कैदियों को कट्टरपंथी बनाने से संबंधित मामले में कर्नाटक में कई स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक जांच के हिस्से के रूप में आज 4 आरोपियों के घरों सहित कुल 6 स्थानों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई। छापेमारी में एनआईए की टीमों ने मोहम्मद उमर, मोहम्मद फैसल रब्बानी, तनवीर अहमद और मोहम्मद फारूक के परिसरों पर की गई छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, आपत्तिजनक दस्तावेज और 7,30,000 रुपए की नकदी जब्त की। जिन अन्य स्थानों की तलाशी ली गई वे 2 अन्य संदिग्धों से जुड़े परिसर थे। हालांकि एक आरोपी जुनैद अहमद अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। और पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने ईडी द्वारा पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के मंत्री ज्योतिप्रियो मलिक और व्यवसायी बकीबुर रहमान के खिलाफ हुई कार्रवाई को ममता सरकार का भ्रष्टाचार कहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रवक्ता सुमित भट्टाचार्य ने कहा है कि टीएमसी सरकार ने व्यवसायी बकीबुर रहमान को पूरे राज्य में लूट की छूट दे रखी थी। बाकीबुर का जो ये लिफ्ट मिला वो तो ये सरकार ने दिया, तो हम लोग ये मानने के लिए तैयार है जिससे ज्योतिप्रियो मलिक और बाकीबुर रहमान इतना सारे लूट मचाया, किसानों के साथ विश्वासघात किया, गरीब जनता का जो फूड ग्रेन्स था उन्होंने लूट कर बाजार में बेच दिया, मिड डे मील का चावल हटा दिया, ये किसी जगह नहीं छोड़ा ये लोग। और ये सिर्फ ये दोनों का नहीं है, इसका पीछे बहुत बड़ा लोग भी है और इसका रैकेट भी बहुत बड़ा है। पूरा कुछ बिहार से लेकर काकद्वीप तक, पहाड़ से लेकर एकदम समुद्र तक, पश्चिम बंगाल का जो सीमा है सभी जगह बाकीबुर का बोलबाला था। और बाकीबुर का सर के ऊपर किसका हाथ था ये सबको मालूम है। जब खुद एक मिनिस्टर ऐसे टेंटेड आदमी का साथ अपने परिवार के लोगों का फेक कंपनी, शेल कंपनी खोल देते हैं और उसको रुपया साइफोन अप करते हैं, उससे क्या प्रत्याशा करते हैं उस सरकार से। कांग्रेस के झारखंड से राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 6 दिन तक चले आईटी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद अब आईटी की टीम मिट्टी के अंदर छुपा कर रखे गए अकूत धन और अन्य कीमती चीजों की तलाशी में जुटी है। इसके लिए सर्वेलांस सिस्टम मशीन का उपयोग किया जा रहा है ताकि पाताल में छिपे राज को भी सामने लाया जा सके। धीरज साहू के रांची रेडियम रोड स्थित आवासीय परिसर की जांच के बाद आईटी की टीम ने आज उनके लोहरदगा आवास में भी सर्वेलांस सिस्टम मशीन से तलाशी की। इस दौरान आवास के पर तैनात कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था शानदार प्रदर्शन कर रही है। उनकी नीतियों का असर अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। इसका परिणाम है कि जहां विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था इस मुश्किल वक्त में एक के बाद एक नए कीर्तिमान बना रही है। हाल ही में सरकार द्वारा जारी जीडीपी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। अब अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों में 7% से अधिक की दर से बढ़ी है। COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का दूसरा मसौदा आज COP28 प्रेसिडेंसी द्वारा जारी किया गया, जिसमें देशों से उचित, व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान किया गया है। साथ ही मसौदे में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने को भी कहा गया है। यह मसौदा अपने आप में ऐतिहासिक है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन से हटने की वकालत की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित COP28 के दौरान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA की शुरुआत हुई। GRCA एक अनूठा गठबंधन है जो 11 देशों के 275 से अधिक वैश्विक नदी शहरों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों और ज्ञान प्रबंधन भागीदारों को शामिल करता है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला गठबंधन है। GRCA का शुभारंभ नदी संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम का परिचायक है। वीडियो संदेश के जरिए GRCA के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला और इसे बढ़ावा देने के लिए 2021 में लॉन्च किए गए रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA के महत्व पर जोर दिया ताकि नदी शहरों का सतत विकास किया जा सके। गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहरी जल प्रबंधन को शहरी योजना में एकीकृत करके
आरसीए के वैश्वीकरण करने के दूरदर्शी लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में COP28 में GRCA के शुभारंभ पर जोर दिया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।